तो चलिए आज अपना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। पहले हम कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या नंबर होते हैं, किस टाइप के नंबर होते हैं, उन नंबर्स को पढ़ लेते हैं और उसके बारे में हम देखेंगे उसके बारे में कि कैसे क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। एक ही बार में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से संख्याओं के बारे में समझ लेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और नंबर्स को आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो चलते हैं। पहले तो हम पार्ट के नाम से देख लेते हैं कि चैप्टर में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। तो जो भी रियल नंबर्स होते हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए पहले हम वास्तविक संख्याओं को देख लेते हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं बिना नंबर की और वो बिना दशमलव की, और एक होती है दशमलव वाली। ये बिना दशमलव की हो गई, बिना दशमलव वाले। जितने भी बिना दशमलव वाले नंबर हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं और दशमलव वाले भी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो दशमलव वाले में तो आपको मालूम ही पॉइंट वाले नंबर हो जाते हैं 1.2 या 7.33 इस टाइप के नंबर्स हो जाते हैं। और बिना दशमलव वाले आपको मालूम है माइनस के भी नंबर हैं और ज़ीरो भी है और प्लस के भी नंबर है ना। तो इस तरीके की ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन्हीं दशमलव वालों को और बिना दशमलव वालों को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है आगे। तो उसमें पहला है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, ये एक से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक होते हैं। अनंत मतलब इन्फिनिटी तक होते हैं। प्लस के नंबर होते हैं। पहली बात तो यही है कि ये पॉजिटिव नंबर होंगे और इसमें जीरो काउंट नहीं होता है और ये सारे अनंत तक होते हैं। ठीक है, और ये पूरे नंबर होते हैं, दशमलव वाले नहीं होते हैं। ठीक है, फिर पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। जो भी प्राकृत संख्या है उसमें अगर जीरो हम लगा के चलेंगे साथ में तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्लस की ही होंगी ये भी प्लस के नंबर होते हैं, माइनस के नहीं आते इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से ज़्यादा हों। ठीक है, जैसे ये 4 है, 4 किस किस से कटेगा? एक से भी डिवाइड हो जाएगा, दो से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये दो से ज़्यादा जिनके गुणनखंड होते हैं वो सारी भाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो भाज्य संख्याएं हमारी जो होती हैं ये 4 से स्टार्ट होती हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ध्यान रखेंगे। एक नंबर एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य मतलब भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। ठीक है, अब आता है 2। तो 2 क्या है? 2 तो हमारी भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य है? हाँ, वो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले हम उनके बारे में समझते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको जब हम डिवाइड करें तो वो तो या तो सिर्फ एक से डिवाइड हो या तो वो स्वयं से डिवाइड हो। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 जो है एक से भी डिवाइड हो जाएगी और 2 से ही डिवाइड हो जाएगी, स्वयं से ही डिवाइड होगी, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना। ऐसे ही 3 है। 3 भी क्या है? तो 3 भी एक से ही डिवाइड होगी और स्वयं से ही डिवाइड होगी और कोई तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि 2 ही इनके गुणनखंड होंगे और वो भी उसमें से एक होगा एक और दूसरा होगा स्वयं। ठीक है, 5 भी एक से ही डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। इस तरीके के जितने भी नंबर हैं प्लस वाले वो सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब आता है सहअभाज्य। इसमें काफ़ी डाउट रहता है कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे मान लीजिए कि ये 2 और 5
2 और 5 जब हम इनका HCF निकालेंगे, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड देखेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ 1 मिलेगा। इसीलिए इनका HCF क्या हो जाएगा? या 1 हो जाएगा। और इसी वजह से ये क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ऐसे बहुत सारे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपका 3 और 7 हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। पहली बात तो इन दोनों का HCF 1 आएगा तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य कहलाएंगी। और दूसरी बात, ये अंदर जो नंबर लिखे हैं, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए थे? अभाज्य होने चाहिए, जिससे कि ये वाली सहअभाज्य संख्या बन सकें। अगर भाज्य भाज्य नंबर ले लेंगे तो उनका HCF 1 नहीं आएगा, फिर उनका कुछ और ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सहअभाज्य के बाद में पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जितने भी आपके नेगेटिव के नंबर हो गए, बिना पॉइंट वाले, डेसिमल वाले नहीं, दशमलव वाले नहीं, बिना दशमलव के, तो जितने भी आपके माइनस वाले हो गए, जीरो हो गया और प्लस वाले नंबर हो गए, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आपके पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, इसमें 3 तरह के पूर्णांक होते हैं। नेगेटिव वाले को, जितने भी माइनस वाले पूर्णांक होंगे, अनंत तक माइनस के होंगे, वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, मतलब नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। और जीरो क्या कहलाएगा? शून्य पूर्णांक कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे जीरो इंटीजर। ठीक है, बाकी जो पॉजिटिव नंबर हैं, जो प्लस के नंबर होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके पॉजिटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव वाले नंबर पॉजिटिव इंटीजर, और या हिंदी में धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के पूर्णांक होते हैं, एक तो जीरो होता है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें या फिर p बटे q के रूप में लिख सकें। तो p बटे q के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पे q जो है, नीचे q आता है, तो ये q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। अगर आप यहाँ पे इसको जीरो बना देंगे तो इससे जब आप इसको p को भाग करेंगे जीरो से, तो भाग होगा नहीं, और भाग नहीं होता है तो क्या आता है? इसमें जब जीरो से हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। ठीक है, इसलिए हम इस क्यू को जीरो नहीं कर सकते। इस तरीके के ये नंबर होते हैं, एग्जाम्पल लिखा है। और इसमें जो पी और क्यू हैं, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? आपके सहअभाज्य होने चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए पी और क्यू। ठीक है, तभी ये परिमेय संख्याएं कहलाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सारे डेसिमल वाले जितने नंबर हैं वो। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी? जितने भी दशमलव वाले नंबर हैं वो सब अपरिमेय, और साथ में रूट वाले जितने भी नंबर हैं, रूट वाले जितने भी नंबर हैं वो सब अपरिमेय होंगे। कौन से रूट वाले नंबर? जिनका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं ले सकते, वो वाले रूट वाले नंबर। ठीक है, ऐसे रूट 16 हो गया, तो क्या रूट 16 अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये इसका वर्गमूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, ठीक है, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? आपके अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। मतलब रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और डेसिमल वाले नंबर होते हैं इसमें परिमेय, अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या फिक्स होती है, तो अपरिमेय संख्या में आपके रूट्स वाले नंबर और दशमलव नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को करने के बाद में अब हम देखते हैं चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहती है कि कोई भी संख्या अगर आपको दी है तो उसके आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है? 96, तो इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड तो आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं या तो जो स्वयं से कटे या एक से कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? 96 के अभाज्य टुकड़े बनाएंगे। तो आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 6 आ जाएगा आपका, 2 तियां 6, और ये हो गया 3।
3 एकम 3। इसको यहाँ लिख लेंगे। ये सब आपके अभाज्य हैं, देख लो अभाज्य नंबर ही हैं, ये अभाज्य नंबर आए हुए हैं और इन यही क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको घात के रूप में रखना है, पावर के रूप में। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई, गुणा 3 की पावर 1 हो गई। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उन्हें हम पावर के रूप में रखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे दी हुई संख्या के। तो ये आपकी आधारभूत प्रमेय हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इसमें इसी का यूज करके क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और एचसीएफ लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कैसे लेते हैं देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बुक का। हमारे पास एग्जांपल है, हमसे कह रहे हैं कि 96 और 404, 96 तथा 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम एक ही क्वेश्चन में इसी में सीख लेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है, ठीक है। तो अभी हमने 96 के गुणनखंड बनाए थे, कितने बने थे, 96 के गुणनखंड बने थे आपके 2 2, 5 बार 2 आया था, ठीक है, 4 बार, 5 बार और 3, ठीक है। ये 96 के गुणनखंड बनाए थे। अब हमें किसके बनाने हैं, 404 के। तो 404 के गुणनखंड जब हम बनाएंगे तो इसको भी आप साइड में कर लेंगे, ये रफ वर्क करेंगे आप साइड में। 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। और 101 अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, सीधे 101 101 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो मेन कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है, बस वही लेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ठीक है। सिर्फ यही है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना है ये, 2 और ये वाला 2, ठीक है। इनको आप लिखेंगे एचसीएफ में। ये पेयर बन गया, पेयर का एक ही बार लेना है हमको। इस वाले पेयर में 2 2 का पेयर बना है, इसमें 2 हमें एक ही बार लेना है। अगले वाले पेयर से हमें लेना है नंबर, कितना है 2, ठीक है। ये इन दोनों ही गुणा करके लिख देंगे, कितना हो गया 4। तो ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब इसी तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो आपके कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे, ये कॉमन है ये कॉमन है, तो 2 गुणा 2 हो गया। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं, ठीक है, उन दोनों में से जो अगर कोई कॉमन है तो भी लिख लेंगे और नहीं है तो वो सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके। क्या क्या है, 3 बार 2 है और 3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 101। इन सब की गुणा करने के बाद में हमें मिल जाएगा 96 96। ये आपका एलसीएम आ गया। इन सब की गुणा कर दीजिए और 96 96 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब हम एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं कि एक फॉर्मूला है एलसीएम मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। तो
क्या है ये? अगर आपने एलसीएम निकाल लिया, वो एचसीएफ निकाल लिया या एलसीएम निकाल लिया, दोनों में से एक निकाल लिया, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और जो दो संख्याएं आपको दी हुई हैं उनकी गुणा यहाँ पे कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हमें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। हमें एचसीएफ कितना आया 4, हमने यहाँ रख दिया 4, एलसीएम को होल्ड कर दिया हमने, ये हमें निकालना है। पहली संख्या क्या है आपकी 96, दूसरी संख्या क्या है आपकी 404। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सीधी सीधी, ये गुणा में है 4 तो इसको डिवाइड में कर देंगे और इनकी गुणा कर देंगे। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया 96 गुणा 404 बटे 4। ठीक है, ये 4 बटे में आ गया, 4 से आप इसे काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, 24 हो गया। तो 24 की गुणा इससे करेंगे तो 24 चौका 96, तो 96 के 96 आ गए और 24 चौका 96। तो देखिए 96 96 एलसीएम आ गया और डायरेक्ट निकाला तब भी 96 96 और ऐसे फॉर्मूले से निकाला तब भी 96 96। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये 4 इसमें ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एचसीएफ है, एक एलसीएम है और पहला नंबर दूसरा नंबर, इनमें से कुछ भी अगर 4 में से एक चीज़ गायब हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू छोड़ देंगे और बाकी सॉल्व कर लेंगे, निकल आएगी वैल्यू। 3 चीज़ें तो मिलेंगी। ठीक है, चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है और उन्हें करते हैं। ठीक है।